हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो सभी को जरूरत पड़ेगी, चाहे वो जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ हो, चाहे वो नेट क्वालिफाई किया हुआ हो, या फिर सिर्फ उसने पीएचडी ओनली वाली डिग्री में ये एग्जाम क्वालिफाई किया हो। आप सभी को इसकी जरूरत कभी ना कभी जरूर पड़ेगी। बिना इसके आप आगे नहीं बढ़ सकते। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आपकी पीएचडी की, और पीएचडी से पहले आने वाले स्टेप की, जिसको हम कहते हैं पीएचडी एंट्रेंस या फिर पीएचडी एडमिशन। आप किसी भी कोटा से बिलोंग करते हो, आपको भले आप एग्जाम्प्ट हो रिटर्न एग्जाम देने के लिए, लेकिन आपको रिसर्च प्रपोजल प्रेजेंट करना पड़ेगा ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। क्या होता है रिसर्च प्रपोजल, इसके बारे में आज हम जानेंगे। आपकी बहुत सारी क्वेरीज थी कि सर रिसर्च प्रपोजल का एक वीडियो बना दीजिए, तो एक बड़ा ही डिटेल्ड वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूं, और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो से लाभान्वित होंगे, आपको फायदा जरूर मिलेगा। यहां पर जो मैंने एक प्रोफार्मा तैयार किया है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रेस्क्राइब्ड प्रोफार्मा है, यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो इंटरव्यू या फिर जो रिसर्च प्रपोजल के लिए डिमांडें हैं, जो क्राइटेरिया होता है, उसके अनुरूप मैंने यहां पर सारी चीजें लगाई हुई हैं। और ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी भी कर सकता है, मगर मोर और लेस जो स्ट्रक्चर होता है रिसर्च प्रपोजल का वो यही होगा जो मैंने आपको यहां पर बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जून 2025 के लिए बहुत सारी क्लासेस और बहुत सारे अच्छे अच्छे सेशंस आपका इंतजार कर रहे हैं। आपको उसका नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे। शुरू किया जाए। चलिए, रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखा जाता है ये आज पूरी व्याख्या मैं करने वाला हूं अपनी इस वीडियो में। सबसे पहले आपको यह बता दूं कि रिसर्च प्रपोजल क्या होता है। एक ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है। आपको फंडिंग लेनी हो, राइट, आपको कोई बिल्डिंग बनानी हो, आपको कोई शोध करना हो, कुछ स्टडी करनी हो, आपको रिसर्च करना हो एकेडमिक फील्ड में, इन सारी ही चीजों के लिए आपको अपनी एक ब्लूप्रिंट प्रेजेंट करनी होती है। ब्लूप्रिंट का मतलब क्या हो गया, आप क्या करने वाले हो, क्यों करने वाले हो, समाज को क्या फायदा होगा, कौन कौन लोग इसमें होंगे, किन किन लोगों को चुन के आप डेटा लोगे, ठीक है। ये सारी बातें जब हम एक ब्रीफ फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तो इसको कहा जाता है प्रपोजल। तो समझ में आ रहा है कि आपने प्रपोजल अपना रख दिया। इसको जब रिसर्च या फिर एकेडमिक यूज के लिए रखते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको कहा जाता है रिसर्च प्रपोजल। ठीक है, यह बात समझ में आ गई। तो अ रिसर्च प्रपोजल इज अ ब्रीफ डॉक्यूमेंट। ब्रीफ है, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है कि आप इसमें 19, 20, 30 पेज का लेके आए। ब्रीफ का मतलब ब्रीफ ही है, ठीक है। 3 से 4 पेज की जरूरत इसमें आपको पड़ती है। आउटलाइनिंग द रिसर्च यू अंडरटेक आफ्टर गेनिंग द एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम। इसमें कौन सी बात आएगी, जो रिसर्च आप करोगे पीएचडी एडमिशन लेने के बाद। इट डिफाइंस योर रिसर्च एरिया। इसमें आपका रिसर्च एरिया पता लगता है कि किस एरिया में आप रिसर्च करना चाहते हो। दूसरी चीज, एंड हेल्प्स यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस यू आर लाइकली टू आंसर इन योर रिसर्च प्रोजेक्ट। यहां पे एक बात ध्यान रखने वाली है कि यहां पे वो प्रश्न होते हैं, ठीक है। अब ये प्रश्न क्या हो जाएंगे, वाई वाले, कि हम क्यों कर रहे हैं या हमारी रिसर्च से किसको फायदा होने वाला है। इसी वाई का सवाल आपको इस रिसर्च प्रपोजल में नटशेल में लिखना होता है। ध्यान दीजिएगा कि टिपिकली अ रिसर्च प्रपोजल रेंजेस फ्रॉम 1000 टू 4000 वर्ड्स, यानी 1000 से कम नहीं होगा, 4000 से ज्यादा नहीं होगा। तो कोशिश करें कि जो वर्ड लिमिट आप यूज कर रहे हैं इन योर प्रपोजल, इट शुड बी बिटवीन 1000 टू 4000 वर्ड्स, एंड डिस्क्राइब योर प्रोजेक्टेड टाइमलाइन। यहां पर प्रोजेक्टेड टाइमलाइन भी होती है कि भाई हम XYZ टाइम तक या ईयर तक अपने काम को कंप्लीट करेंगे। योर अप्रोच टू द रिसर्च एंड द वैल्यू यू ब्रिंग टू द इंस्टीट्यूशन। इसी का हिंदी वर्जन भी नीचे लिखा है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो समझ में आ गई बात, हम क्यों कर रहे हैं। इसी क्यों का पूरा जवाब नट शेल में 1000 से 4000 के बीच में आपको इस रिसर्च प्रपोजल में मेंशन करना होता है, और यह बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात और आपको बताता चलूं। बहुत प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि हम रिसर्च के टाइम, जब एंट्रेंस हो रहा हो उस टाइम हम कोई और प्रपोजल लेके चले जाते हैं, एडहॉक प्रपोजल जिसको हम कह सकते हैं कि काम चलाओ। उसके बाद फिर हम दूसरी अपनी रिसर्च
एरिया ढूंढेंगे और फिर हम उसको डिजाइन करके फाइनली रिसर्च करेंगे। तो थोड़ा सा कोशिश ये करिएगा कि जो आप रिसर्च प्रपोजल लेके जा रहे हो, आपका इंटरेस्ट एरिया वही हो, एडमिशन होने के बाद आप उसी पे रिसर्च करो तो ज्यादा अच्छा होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी पे ये काम होता है कि आपने जो रिसर्च प्रपोजल बनाया है उसी के रिगार्डिंग आपको रिसर्च भी करना पड़ेगा। हाँ, वेरिएबल्स का थोड़ा सा हेरफेर हो सकता है कि वेरिएबल्स बाद में आपको चेंज करने पड़ जाए, बहुत बड़ा इसमें चेंज आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे इंडिकेटिव में टू द पॉइंट काम कर रहा हूं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, टू द पॉइंट में बात बता रहा हूं कौन कौन सी बातें होनी चाहिए। पहली चीज आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। कलर चेंज कर लूं ताकि आपको पता लगे। पहली चीज क्या है, आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए या फिर बैकग्राउंड, जो स्टडी का इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड होता है। बहुत से लोग इसमें एब्स्ट्रैक्ट भी करते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी ये वेरी करता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आप व्हाट, व्हाई और हाउ को बताओगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, समझ में आ गई बात। व्हाट डू यू वांट टू स्टडी, प्रॉब्लमेटाइज, लुक एट और एग्जामिन, यानी आप क्या स्टडी करना चाहते हो, किस चीज को आप देख रहे हो, कहां पे आपकी नजर है, कौन सी बात को आप पॉइंट आउट करोगे, या फिर किस फेनोमेना को आप एग्जामिन करने वाले हो, यह बात आपको रिसर्च प्रपोजल में लिखनी होती है। व्हाई आर यू इंटरेस्टेड, अब आपका यहां पे इंटरेस्ट क्यों है भाई। जो सुपरवाइजर है या जो वाइवा ले रहा है उसको इससे मतलब नहीं है कि आपका इंटरेस्ट क्यों है, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि इस टॉपिक में जो आपने चुना है इसमें आपका इंटरेस्ट एरिया क्यों है, आप इसी में इंटरेस्टेड क्यों हो। ठीक है, क्योंकि रिसर्च शुरू करने से पहले फोरमोस्ट चीज जो होती है वो होती है आपका इंटरेस्ट। उस इंटरेस्ट के बाद ही फिर हम फर्दर काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, तीसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ योर स्टडी, आपके स्टडी का रेलेवेंस क्या है, सार्थकता जिसको हम कहते हैं। व्हाट इज द रेलेवेंस, कि आप जो विषय पे करना चाह रहे हो रिसर्च, कहीं ऐसा तो नहीं कि सेम रिसर्च सेम टॉपिक पे और कई लोगों ने रिसर्च कर लिया हो, यानी जो आउटकम आपका मिल रहा है वो समाज को किस तरीके से लाभान्वित कर रहा है, समाज किस तरीके से मुस्तफीज हो रहा है आपके ऑब्जेक्टिव से, आपके रिजल्ट से, ये रेलेवेंस है कि क्या समाज को कुछ फायदा होगा या नहीं। अगली बात है, What is the value addition that you seek to provide, कौन सी ऐसी बात है जो आप एड ऑन करने वाले हो या नई चीज है, चेरी ऑन द केक जिसको हम कह सकते हैं, कौन सी ऐसी बात है जो आप ऐड करना चाह रहे हो। ठीक है, ये भी आपको इसमें मेंशन करेगा। हाउ डू यू प्लान टू एग्जामिन द टॉपिक, स्टार्टिंग योर मेथोडोलॉजी एंड स्ट्रेटेजी, आपको यहां पर मेथोडोलॉजी और स्ट्रेटेजी भी बतानी होगी किस तरीके से। हाउ यू प्लान टू एग्जामिन, कि आप अपने जो स्टडी का टॉपिक है उसको एग्जामिन आप किस तरीके से करोगे, ये भी आपको यहां पर मेंशन करना होता है। एट लास्ट, बैकग्राउंड ऑफ योर रिसर्च, एक्सप्लिकेटिंग एंड कंटेक्स्ट। एक जो रेड लाइन यहां लिखी हुई है, डू नॉट यूज मोर देन 1 or 2 लाइन्स ईच टू एड्रेस दीज एस्पेक्ट्स, यानी इसमें भी 1 से 2 लाइन, इसमें भी 1 से 2 लाइन, इसमें भी 1 से 2 लाइन, लाइकवाइज बाकी में भी ऐसे ही आपको करना है। बहुत सारे लोग इस बात का ध्यान नहीं रखते और इंट्रोडक्शन ही बहुत बड़ा 1 2 3 4 पेज का इनका हो जाता है इंट्रोडक्शन। तो प्रपोजल में हम सिर्फ प्रपोज कर रहे हैं, हम किसी को प्रपोज करते हैं तो थोड़ी सी बात कहते हैं ना, तो हमें क्या करना है, प्रपोजल रखना है। और प्रपोजल में ये वर्ड याद रखिए कि आपको नट शेल में सारी बातें बतानी होती है। क्यों? क्योंकि आपके पास वर्ड लिमिट बड़ी कम होती है, 1000 से 4000, और इसमें आपको अपना पूरा 5 साल का 4 साल का जो ब्यौरा है वो देना होता है कि किस तरीके से आप काम करोगे। तो कीप इट इन माइंड कि आपको ये बातें ध्यान में ऐसे रखनी होगी। अगली बात आती है रिव्यू, साहित्य शोध का साहित्य समीक्षा, जो लिटरेचर अवेलेबल है उसकी हमको समीक्षा करनी है। अब ये लिटरेचर कैसा है, एक तो हम इसको पढ़ेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, और दूसरा आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैप, यानी ऐसा कौन सा काम है, ऐसा कौन सा टॉपिक है जो छूटा हुआ है, या कि कौन सा एरिया है जो छूट चुका है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है एक्स कोई एरिया है। अब इस एक्स के बारे में बहुत से लोगों ने काम किया होगा, आपको खोजना क्या है कि गैप कहां पे है, कहां पे काम नहीं किया गया है इसी एक्स वाले यूनिट में, आपको वो ढूंढ के उसको फाइंड आउट करके उस पे काम करना शुरू करना। और इसीलिए हम इसको लिटरेचर रिव्यू को भी यहां पर लिखते हैं। दिस वुड फॉर्म बल्क ऑफ प्रपोजल,
ये सबसे बड़ा और सबसे मुख्य, सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है किसका, रिसर्च का, कि यहीं से आपको एक रनवे मिलता है और आप यहीं से अपना रिसर्च करना शुरू करते हो, यहीं से एक दिशा भी दी जाती है। प्लीज डू नॉट राइट अ बिब्लियोग्राफिक रिसर्च। आप बिब्लियोग्राफी जैसे किताब आप लिखते चले जाते हैं, ठीक है, ग्रंथ सूची की तरह आप निबंध ना लिख दें। लिखने का तरीका क्या है, situate your arguments in and around the existing work, a thematic review is advisable। क्या मतलब हो गया कि मौजूदा कार्यों में और उसके आसपास तर्कों को रखें, ठीक है। विषयगत समीक्षा उचित है, जो विषय में आप बात कर रहे हैं उससे रिलेटेड आप यहां पर समीक्षा करें। अपने पेपर में अप्रत्यक्ष रूप से शामिल किए गए सभी स्रोतों का हवाला दें। जहां जहां से आपने उठाए हैं कंटेंट या जिन बातों को आप अपने रिसर्च में रिफर करने वाले हैं, उन सबका हवाला, उन सबका रेफरेंस, उन सबका साइटेशन यहां पर दें। दूसरी बात, फॉलो इन टेक्स्ट साइटेशन एंड मेंशन द लास्ट नेम ऑफ ऑथर विद द ईयर इन पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस एक रिफरेंसिंग फॉर्म है, इस तरीके से आप लिखेंगे जैसे सरकार 1919, सेंटेंस के बीच में लिखते ही लिखते इस तरीके से होता है। कभी आप देखें किताबों को पढ़ें तो ऐसे लिखा रहता है, कहीं सेंटेंस खत्म हुआ तो सरकार 1919 ऐसे लिखा हुआ। क्या ये क्या है, दिस इज इन टेक्स्ट साइटेशन। फुटनोट अवॉइड करें, जो हम किताब के आखिरी में देखते हैं नीचे लाइन लिख के रेफरेंस दिए रहते हैं, उसको आप अवॉइड करें यहां पे, ठीक है। यहां पे होना क्या है, यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से 3 से 4 किताबें और 8 से 10 आर्टिकल आप इस रिव्यू लिटरेचर में शामिल कर सकते हो। तो कुल मिला के 5 और 10 15 जो वर्क है वो आप यहां पर आप लिख सकते हो और उनके बारे में आप यहां पे डिफेंड भी कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको यह बात भी ध्यान रखनी है कि हमने लिटरेचर लिख दिया, लेकिन इसमें रिसर्च गैप कहां पे है। हम इस लिटरेचर को हमने पढ़ा है और इसमें गैप लगा है, इस गैप को हम अपने रिसर्च में कवर अप करेंगे, यह भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तीसरी बात आती है डेफिनेशन, जिसको रेशनल और स्कोप ऑफ द स्टडी। डिफाइन द स्टडी, प्रोवाइड वर्किंग डेफिनेशन ऑफ की टर्म्स, इसको हम ऑपरेशनल डेफिनेशन कहते हैं, ऑपरेशनल डेफिनेशन कहते हैं। इसको भी आपको लिखना होगा। जैसे हमने कोई हमारा XYZ मान लीजिए, एक हमारा स्टेटमेंट है रिसर्च का, उसमें 2-3 वर्ड आए हुए हैं, मान लीजिए साइकोलॉजिकल पैरामीटर, ठीक, एक वर्ड आ गया हमारा फैटिग, राइट। तो इस तरीके से जो वर्ड्स हैं उनका ऑपरेशनल टर्म लिखना है और उनको डिफाइन करना। प्रोवाइड रेशनल जस्टिफिकेशन, आइडेंटिफाई गैप एंड स्टेट द वैल्यू एडिशन, साथ ही साथ स्टेट द लिमिटेशन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। पता चला आप काम कर रहे हो दिल्ली में, ठीक है, और इसके जो रिजल्ट्स आए हैं वो पता ही नहीं लग रहे कि मुंबई में अप्लाई नहीं हो रहे, मुंबई में अप्लाई नहीं हो रहे, तो क्या होगा, ये क्या होगा, इस स्टडी का डिलिमिटेशन होगा कि शोध क्या करने में सक्षम है। मतलब ये जो शोध के रिजल्ट आए वो सिर्फ दिल्ली में ही वैलिड होंगे, मुंबई में वैलिड नहीं होंगे। तो ये क्या हो गया, हम स्टडी को हमने डिलिमिट कर दिया है, ठीक है बेटा। चौथी बात आती है रिसर्च क्वेश्चन एंड हाइपोथेसिस, और यही वो एरिया है जहां से आपकी स्टडी का डेप्थ पता चलता है। स्टडी की डेप्थ हमको पता चलती है कि आपकी स्टडी में कितनी गहराई है। यही वो पार्ट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां पे आप अपनी रिसर्च प्रॉब्लम लिखोगे पहले, फिर इसके सेंट्रल क्वेश्चंस को लिखोगे और उसके बाद अगर कोई रिलेटेड क्वेश्चंस है तो उसको लिखोगे और फिर हाइपोथेसिस को लिखोगे। ध्यान रखना, रिसर्च क्वेश्चन मान लीजिए अगर आपके 4 रिसर्च क्वेश्चन बन रहे हैं तो आपके हाइपोथेसिस भी कितने बनेंगे बेटा, इससे रिलेटेड हाइपोथेसिस भी हमारे एटलीस्ट 4 बनने चाहिए, 4 से कम नहीं बनने चाहिए। 4 से ज्यादा हो जाए तो चलेगा, 5-6 हाइपोथेसिस हो जाएंगी तो चलेगा, लेकिन 4 से कम नहीं बनना चाहिए। यह है रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस वाली लाइन में ये बातें आपको ध्यान में रखनी। और ये हेडिंग है, ऐसे ही मामला चलेगा। ये जो मामला है ये ऐसे ही चलने वाला है। देयर हैज टू बी 1 और मोर क्लियर रिसर्च क्वेश्चन, एक या एक से अधिक रिसर्च क्वेश्चन रहेगा और उसकी हाइपोथेसिस लिखी जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहें कि चाय का नींद पर प्रभाव पड़ता है, ये रिसर्च क्वेश्चन हमारा आ गया, क्या चाय का नींद पर प्रभाव पड़ता है या चाय का नींद पर प्रभाव नहीं पड़ता, ये एक प्रश्न हमारा आ गया। अब इससे रिगार्डिंग हाइपोथेसिस क्या बनेगी
कि देयर इज अ, जैसे हमने नल हाइपोथेसिस ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पढ़ी है ना, कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन स्लीप एंड टी, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन स्लीप एंड टी, तो इसी तरीके से करस्पॉन्डिंग हाइपोथेसिस बन जाएगी। योर हाइपोथेसिस इज द टेंटेटिव आंसर टू योर रिसर्च क्वेश्चन, यानी जो आपका रिसर्च क्वेश्चन है हाइपोथेसिस, उसका क्या होगा, टेंटेटिव आंसर होगा। इसको हम क्या कहते हैं, गेस कहते हैं। टेंटेटिव है मतलब ये आंसर बदल भी सकता है। अब ये आंसर बदलेगा कैसे, जब हम अपनी हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे डिफरेंट टेस्ट लगा के। इज दैट क्लियर, ये बात समझ में आ गई, इसीलिए इसको टेंटेटिव कहा गया है। नेक्स्ट बात है रिसर्च की मेथोडोलॉजी। हमने ये क्वेश्चंस बहुत किए थे स्टेप्स वाले, तो अब स्टेप्स के हिसाब से अब आती है बात रिसर्च की मेथड की। सारी चीजें हमारे पास आ गई, राइट। हमने लिटरेचर रिव्यू कर लिया, इससे पहले की बात पढ़ ली। अब यहां पर एक फ्रेमवर्क बनेगा कि रिसर्च किस तरीके से आप करेंगे। ये थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है, derived from the literature and you will be need to why you think this best approach is the मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने सैंपलिंग उठाई, सिस्टमैटिक सैंपलिंग, आपने एक सैंपलिंग उठाई कि भाई हम इस रिसर्च में सिस्टमैटिक सैंपलिंग करेंगे, देन यू हैव टू जस्टिफाई दैट व्हाई यू सेलेक्ट दिस काइंड ऑफ सिस्टमैटिक सैंपलिंग और व्हाई यू डोंट गो फॉर स्नोबॉल सैंपलिंग और जजमेंटल सैंपलिंग और स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, राइट। तो ये आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि सिस्टमैटिक सैंपलिंग हमने इसलिए ली क्योंकि हमारे जो सैंपल्स हैं वो सिस्टम में है, हम ऐसे ऐसे करके इस सिस्टम के थ्रू हम सैंपल को उठा रहे हैं, इसलिए ये सिस्टमैटिक सैंपलिंग हो जाएगी। एडिशनली यू नीड टू एक्सप्लेन वेदर दिस विल बी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, बताना पड़ेगा आपको कि जो स्टडी है वो क्वालिटेटिव है नेचर में या फिर क्वांटिटेटिव है। साथ ही साथ विच विल बी डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ सोर्सेज यू आर यूजिंग। अगर आप बताते हो कि हम क्वालिटेटिव कर रहे हैं या क्वांटिटेटिव कर रहे हैं, तो यहीं से ये भी पता चलेगा कि फिर आपके लिए सोर्सेज कौन कौन से होंगे जहां से आप डेटा ले सकते हो। जैसे मैंने रेड में लिखा हुआ है, द सोर्सेज कुड बी कॉम्बिनेशन ऑफ फॉलोइंग। क्या हो सकता है, द लिटरेचर ऑलरेडी रिफर्ड टू इन द रिव्यू। अब इसमें बुक नहीं होगी, जर्नल्स नहीं होंगे, मैगजीन नहीं होंगे, राइट। आप नैरेटिव्स को उठा सकते हो, जो व्याख्याएं हैं। अब वो नैरेटिव आपका ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन उठा सकते हो ऑलरेडी अवेलेबल ऑन द इशू, जो कि इस इशू से अवेलेबल है हमारी स्टडी से। फ्रेश डेटा आप ले सकते हो, क्वेश्चनियर बना के नया डेटा आप उठा लाओ, वेयर यू विल हैव टू ऑल्सो एक्सप्लेन द सैंपल एटसेट्रा। जब आप क्वेश्चनियर बनाओगे तो आपको सैंपल भी सूट करना पड़ेगा कि कहां कहां से आप सैंपल उठाए हो, आपका सैंपलिंग एरिया कहां है, पॉपुलेशन क्या है, कितना सैंपल आपने उठाया, ये सैंपल क्यों उठाया, सैंपल की एजेस क्या है, ठीक है। ये सारी बातें आपको बतानी पड़ेंगी। ये सब आता है आपका रिसर्च मेथड में, ये उसकी हिंदी है। अब यहां पे आखिरी में आती है आपकी बात रेफरेंसेस की। रेफरेंसेस, हम प्लेजरिज्म से बचना है तो हमको साइट करना पड़ेगा, एक्नॉलेज करना पड़ेगा। एक फॉर्मेट मैंने उठाया है एपीए फॉर्मेट, 6th एडिशन एपीए फॉर्मेट का। तो अगर आपने आर्टिकल उठाया है, किसी जर्नल का आर्टिकल उठाया है, ठीक है, उसको कैसे साइट करेंगे, इस तरीके से। आप किसी बुक से कोई कंटेंट उठाते हैं तो उसको कैसे साइट, अगर बुक है तो बुक को कैसे साइट करेंगे, ऐसे न्यूज़पेपर को एपीए स्टाइल में इस तरीके से साइट करेंगे। इंटरनेट डॉक्यूमेंट है, यूआरएल वगैरह है, तो उनको कैसे साइट करेंगे। ये तीनों 4 तरीके से हमने यहां पर बता दिया और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, इस पूरे ही लेक्चर की, पूरे ही वीडियो की। अब एक बात जो ध्यान में रखने वाली है, जिसको हम कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जब सीवी या रिज्यूमे बनाओगे उसके लिए भी और अपने प्रपोजल के लिए भी, हम दुनिया भर के रंग बिरंगे कलर यूज नहीं कर सकते हैं और दुनिया भर की फॉन्ट स्टाइल नहीं यूज कर सकते। क्या करना है हमें, देखिए यहां पर जो पॉइंट आपको ध्यान रखने वाला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ये है, पेज ओरिएंटेशन आपका कैसा होगा, ऐसे होगा, लाइक दिस, ठीक। इसको हम क्या कहते हैं, पोर्ट्रेट मोड में खड़े खड़े जिसको हम कहते हैं। पेज साइज आप क्या रखोगे, पेज की साइज आपकी क्या होगी, वो होगी A4 साइज। मार्जिन कितना होगा, 1 इंच फ्रॉम ऑल साइड। अब ये आपका एक पेज है तो 1 इंच, जब वर्ड पे आप काम करोगे तो 1 इंच इधर से भी इधर से भी, ये सब 1 इंच मार्जिन आप छोड़ दोगे, ठीक है, पेज पे। टाइटल ऑफ द रिसर्च, रिसर्च का जो टाइटल है वो कैसे होगा, टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट में होगा, इंग्लिश में। अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो यूनिकोड, वॉकमैन, चाणक्य या फिर कृति देव 10 फॉन्ट यूज करेंगे, किसके लिए, संस्कृत के लिए और हिंदी के लिए। बोल्ड कर देंगे, साइज क्या हो जाएगी 18, यानी आपका टाइटल बोल्ड रहेगा और इसकी साइज हो जाएगी 18।
अलाइनमेंट कैसा होगा, सेंटर में होगा, बीच में। यानी जब आप अलाइनमेंट सेलेक्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो ये अलाइनमेंट ऐसे बीच में आ जाएगा। ठीक है, हेडिंग्स सारी के हेडिंग क्या होंगी, सारी हेडिंग्स टाइम न्यू रोमन में होंगी। इंग्लिश की अगर हम बात करें, हिंदी की वॉकमैन चाणक्य कृति 10 हो जाएगी। ठीक है, सारी बोल्ड होगी, साइज क्या होगी 14, टाइटल की साइज हमारी 18 है और हेडिंग की साइज हमारी 14 है। टाइटल केस होगा, ठीक है। अलाइनमेंट क्या हो जाएगा, लेफ्ट, यानी अब ये जो हेडिंग है वो ऐसे हो जाएगी, इधर से ऐसे हो जाएगी, राइट। सब हेडिंग्स, हेडिंग होगी, अब इसके बाद एक सब हेडिंग यहां पे भी आएगी। ये कैसी हो जाएगी, इसका फॉन्ट 10 हो जाएगा और यही टाइम न्यू रोमन 10 में लिखा जाएगा। अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो 12 पॉइंट में बोल्ड कर देंगे, अलाइनमेंट आपका क्या हो जाएगा, सेंटर में। ठीक, अब जो पूरी बॉडी जो लिखी जाएगी, मेन कंटेंट जो आप यहां पर लिखना शुरू करोगे, ये टाइम न्यू रोमन इंग्लिश में रहेगा और ये 10 नंबर का फॉन्ट यहां पर लगेगा। अगर हिंदी में कर रहे हो तो ये 12 में फॉन्ट में लगेगा और अलाइनमेंट आप जस्टिफाइड रखोगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लाइन स्पेसिंग आपकी 1.5 होनी चाहिए और पैराग्राफ जस्टिफाइड होनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता दूं बेटा, ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि आप इसी तरीके से बना के ले जाओ। अगर आपको यूनिवर्सिटी फॉर्मेट नहीं देती है तो आप इस फॉर्मेट को फॉलो कर सकते हो, अगर देती है तो आप उसी को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, मगर अगर नहीं दे रही है तो आप ये बातें अपने ध्यान में रखिएगा कि ये चीजें आप इस तरीके से करके लेके जाएं, रंग बिरंगा ना हो और फॉन्ट का स्टाइल अतरंगी ना हो कि किसी पेज पे कुछ फॉन्ट है, किसी पे कुछ फॉन्ट है, किसी पे कुछ स्टाइल है, किसी पे कुछ साइज है। ठीक है, इसी के साथ साथ एक कंटेंट मैंने यहां पे रखा हुआ है। ठीक है, अगर आपको जरूरत लगे तो आप इसको भी देख सकते हैं। टाइटल पेज, समरी, इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च ऑब्जेक्टिव, लिटरेचर रिव्यू, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, सिग्निफिकेंस, जस्टिफिकेशन, रिसर्च मेथोडोलॉजी, एथिकल कंसीडरेशन, लिमिटेशन, रेफरेंसेस एंड अपेंडिक्स। ये भी दूसरे तरीके का है, दोनों में से आपको जो समझ में आ रहा है आप वो फॉलो कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गई बात? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आई होप कि आज के बाद आपको रिसर्च के लिए जो प्रपोजल बनाना है उसमें कोई दुविधा या फिर उसमें कोई परेशानी नहीं होने वाली है। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, और अगर कोई सजेशन हो, कुछ ही और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो जरूर हमें कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।